जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण। और जनसंख्या नियंत्रण पर आज एक बड़ी सुखद खबर आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में घोषणा की है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक उच्च अधिकार समिति बनाई जाएगी और उस गठन से जो सिफारिशें होंगी वो सरकार लागू करेगी। इस मुद्दे पर पिछले एक दशक से संघर्ष कर रहे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे साथ हैं। पहले तो मैं उनके इस प्रयास पर जो सरकार ने कदम उठाया है उस पर अनिल जी को बधाई देता हूं कि उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार ने उसको गंभीरता से लिया। दूसरी बात यह कि अनिल चौधरी जी ने पिछले साल अक्टूबर में एक अनशन शुरू किया था और जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सतर्क हुई और सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। पीएमओ ऑफिस तक में बातें हुई। अनिल जी, सबसे पहले तो समय आपने दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपका आज की इस चर्चा में बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। जी, नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं अनिल जी कि ये जो आज घोषणा हुई है, केंद्र सरकार ने जो की है जनसंख्या नियंत्रण पर समिति के गठन की, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जिस प्रकार आपने बताया, और चूंकि हम लोग गाजीपुर के रास्ते में हैं, बैठकें जैसे लगातार चलती हैं, तो हम लोग प्रवास में हैं रास्ते में। और ये खबर मिली है कि सरकार उच्च स्तरीय समिति, उच्च अधिकार प्राप्त एक समिति का गठन करने जा रही है जी। जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए। तो जी। इससे सचमुच बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हम्म। संतोष है, जी। खुशी है, संतोष जी। है। और पूरी हम्म। तरह से खुशी तब होगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा। लेकिन हाँ, जी। अनशन के समय जब प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार ने हमें बुलाया केंद्रीय प्रधानमंत्री कार्यालय में, और वहां जी। हमने एक समिति बनाने की मांग रखी थी। जो हम्म। अनशन, जैसा कि आपने बताया, 29 अक्टूबर 2000 जी। आवाज आपके हाथ लग गया है। हाँ में जी। जी। जो भी किया वो हो रहा है, तो इसका संतोष है। हम्म। तो आप ये बताइए कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन बनाने की जो संकल्प लिया आपने, उसका आइडिया कहाँ से आया आप? और आपने बाय देखिए, दो प्रोफेशनल क्या कर रहे थे आप? क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता है देश के, आपने इस मिशन को लागू करने से पहले अपना कोई ना कोई पेशेवर काम अ, छोड़ा होगा, इसको समर्पित हुए होंगे। और लंबा संघर्ष एक दशक का है जिसमें आपको ये कामयाबी मिली। जी। दो घटनाएं हैं। एक घटना लंबी थी। मैं भारतीय वायुसेना में था, जी। और 20 वर्ष के बाद जब मैं रिटायर हुआ, तो 20 वर्ष के सेवा काल में मैंने देखा देश भर में, चाहे जी। बस से जाना हो, रेल में जाना हो, जहां भी हो, चारों ओर भीड़ थी। हम्म। प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी, रिजर्वेशन नहीं मिलता था, जनरल बोगी में धक्के खाते थे। तो जी। ये बात समझ में आती कि देश में जनसंख्या उसके अपने, भारत के अपने संसाधनों के मुकाबले, भारत की भूमि के मुकाबले बहुत अधिक है। और ये बात हम्म। सत्य सत्य है कि हम्म। भारत की भूमि विश्व हम्म। का मात्र 2.4% है, लेकिन इस हम्म। पर हम 18% आबादी का भार वहन कर रहे हैं। तो देश हम्म। में लगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ हम्म। ही साथ उस समय 2013 में एक दंगा हुआ। मैं रिटायर हुआ था 2011 में। जी। 2013 में एक दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में। हम्म। और उस दंगे के बाद समझ में आया कि जनसांख्यिकीय असंतुलन एक समस्या है। हम्म। दंगों को आप सरकार रोक नहीं सकती, बहुत ज्यादा उस पर हमेशा के लिए लगाम नहीं लगा सकती। हम्म। आगे भी दंगे होते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक था कि हम्म। देश में जनसांख्यिकीय संतुलन भी बना रहे। और हम्म। जनसांख्यिकीय असंतुलन, जिस देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ 1947 में, उन्हें जी। ऐसी स्थितियां ना बने और हम्म। सभी का समान अनुपात बना रहे, वर्तमान अनुपात बना रहे। उसके हम्म। लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और वह हम्म। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो, ये हम्म। लगा। और हमने 27 अक्टूबर 2013 से इस पर काम शुरू किया, जो जी। आज देश के 24 राज्यों के 400 से अधिक जिलों में हम्म। संगठन काम कर रहा है। हम्म। तो उसके बाद कैसे आपने इसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में आगे बढ़ाया? और किस तरीके से सबसे पहले आपकी जो बातें हुई होंगी, क्योंकि जब एक आइडिया होगा तो आपके कुछ दोस्त मिले होंगे, साथ में जो लोग मिले होंगे जो इस प्लेटफॉर्म को के जरिए इसको आगे बढ़ाना चाहते होंगे। क्योंकि आज एक ऐसा मौका है, हम चाहेंगे उन साथियों को भी आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि उनकी वजह से और उनके
जो लोग हैं, जो आपके, क्योंकि पूरे देश भर में लाखों आपके समर्थक होंगे इस समय, क्योंकि आपने अनशन किया था और देश के लोगों का आपने कनेक्ट किया था, तो उस समय से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे साथी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में है, चाहे राज्य सरकार में है, चाहे वो संसद में बैठे हैं, चाहे विधानसभा में बैठे हैं, या सामाजिक संगठनों के जरिए आपके साथ जुड़े हुए। जी देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जब हमने कार्य करना प्रारंभ किया, जी। मात्र कुछ लोग प्रारंभ में जुड़े और हम्म धीरे धीरे हम लोग चलते रहे, हम्म कारवां बनता गया, लोग जुड़ते रहे। जी और मैं कहूंगा हमारे जो साथी हैं, टीम है, इस टीम जी। ने बहुत काम किया है। लोग हम्म पहले इस विषय को समझते नहीं थे, लोगों के बीच जाते थे, गांव गांव प्रवास करते थे। हम हम्म लोगों ने पिछले 10 वर्षों में जी कोरोना काल छोड़, जी। अब हाथ लग गया आपका माइक। हाँ हाँ। जिसमें हम अपने घर पूरे के पूरे दिन कभी रुके हो, कोई अवकाश हमने लिया हो, हम्म। कोरोना काल छोड़कर हमारी टीम के मुख्य सदस्यों में से किसी ने भी एक दिन अपना घर पे पूरा का पूरा नहीं बिताया है। हम्म लगातार है। जी जी। अनेक बार फिर आवाज आपकी बंद हो। हाँ जी। ज्ञापन, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस होता है, तो हम्म उस पर उस समय हम पूरे देश भर में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजते हैं। हम्म रैलियां होती हैं, पदयात्राएं होती हैं, इन हम्म बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, छोटी छोटी हम्म बैठकें होती हैं, गांव देहात जाते हैं। 25,000 गांव से ज्यादा मैं स्वयं जा चुका हूं। हमारी टीम के अधिकांश लोग, जो हम्म मुख्य टीम है, जो हम्म केंद्रीय टोली है, उसमें से अधिकांश लोग 20-20, 22-22, 25-25 हजार गांव जा चुके देश भर में। 6.5 लाख गांव में से बड़ी संख्या होती है ये। जी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी इस विषय से जुड़े हमारे साथ, और हम्म उन्होंने इस पर कई बार बड़ी सभाएं की, हमारे बीच आए। और हम्म संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय दिनेश कुमार, जी उन्होंने जी। एक संरक्षक के नाते हमारे हम्म साथ अलग अलग, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो असम गुवाहाटी हो, चाहे वो हम्म झारखंड में हो, चाहे गाजियाबाद मेरठ और सहारनपुर अंबाला हो, देहरादून हो, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में हम्म उन्होंने लगातार हमारे साथ बैठकें की हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 2018 में लगभग लगभग 60-65 गांव पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे साथ गए थे। अब रात में दो हम्म दो बजे के मंत्री अगर इस विषय हमें जी। सचमुच में होती, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हम्म और इसके साथ ही साथ जी। केंद्रीय एक भारत सरकार के, या मैं कहूं कि संसद के सदस्य माननीय उदय हम्म प्रताप सिंह जी, जो कि हम्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश के सांसद थे, शायद अभी भी होंगे, हम्म अभी भी वो सांसद हैं। हम्म तो वो सांसद जी, एक उनके साथ गणेश प्रताप जी, एक सांसद सोनी जी, और एक और सांसद थे। 4 हम्म सांसद इस विषय में हमारे साथ जुड़े। हम्म और 125 सांसदों ने हमारा जो ज्ञापन था, जो मांग थी, उस हम्म पर न केवल अपने हस्ताक्षर किए, बल्कि अपना आई कार्ड नंबर डालकर इस हम्म विषय पर, यानी जनसंख्या नियंत्रण विषय पर, अपने आप को संबद्ध किया हमारे साथ। और हम्म 9 अगस्त 2018 को जी। राष्ट्रपति से हमारी भेंट हुई, और हम्म उन्हें वह सौंपा जिस पर 125 सांसदों के हस्ताक्षर थे। तो हम्म सचमुच देश भर का योगदान मिला है, अनेक संगठनों का, हमारे हम्म साथियों का, हम्म मंत्री, उसके अलावा सांसद, भारत के हम्म राष्ट्रपति जी, और हम्म केंद्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस विषय पे हमें 9 अक्टूबर 2023 को बुलाया था, और इस विषय हम्म पर चर्चा हुई थी। ये विषय हम्म हमने उनके सामने भी रखा था। और जब हम्म अनशन शुरू हुआ 29 अक्टूबर 2023, हम्म बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हुआ। हमारा कोई हम्म उद्देश्य अनशन करना नहीं था, लेकिन प्रशासन ने जिस हम्म प्रकार से उस रैली को, जो देश भर से 1 करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर पूरे देश से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में हमने जुटाए थे, जी। बड़ी संख्या से मतलब 15 हम्म से 20 हजार लोग जो लिखे हम्म गए हैं, सड़क पे अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और हम्म अखबारों में हैं। और हम लोग हम्म जब जा रहे थे दिल्ली, और रोक लिया गया गाजीपुर बॉर्डर पे, तो हम्म वहां जब लोग शांतिपूर्वक धरने पर बैठे और रात को उठा लिया गया, तो मुझे हम्म अनशन पे सबका निर्णय हुआ, संगठन का, मुझे अनशन पे जाना पड़ा। और हम्म मैं 29 अक्टूबर 2023 से और 22 दिन तक अनशन पे था। और अनशन के हम्म दिन प्रधानमंत्री की ओर से मुझे बुलाया गया था, हमारी हम्म टीम गई थी, हम्म उसमें राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय संयोजक, पूरी टीम हम्म वहां थी। और जब हम्म बातचीत हुई तो हमने ये बात कही थी कि हम्म आप इस विषय पर एक समिति का गठन कीजिए। और हम्म वो समिति का गठन, जैसा कि आज जानकारी मिल रही है, हम्म हुआ है।
ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, जैसा आपने भी बताया है, उन्होंने जी एक जी। घोषणा की है। तो हमें इस बात का संतोष है, इस हम्म बात की खुशी है कि इस पर गठन हो रहा है। लेकिन पूरी तरह से संतुष्टि तभी होगी जब देश में हम्म जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा। हम्म। अच्छा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उसका नाम है जनसंख्या असंतुलन। ये जी क्या, किस अध्ययन पर आधारित है? आपने क्या इसके बारे में अध्ययन किया है और उसकी चुनौतियां क्या है? जी, देखिए, न केवल अध्ययन किया है, उस अध्ययन के आधार पर, उस विश्लेषण के आधार पर, उस अध्ययन के आधार पे हमने एक बुकलेट तैयार की है, पुस्तिका तैयार की है। हम्म जनसांख्यिकीय असंतुलन का अर्थ है, और ये भारत में हो रहा है अनेक राज्यों में, हम्म कि जहां 1947 में, और मैं कहूं 1951 की जनगणना में, हम्म 1881 से ही जब जनगणना प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि भारत का विभाजन हो गया धार्मिक आधार पर, हम्म तो 1951 की जनगणना से और 2011 की जनगणना तक विभिन्न वर्गों के बीच टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, या मैं कहूं जनसंख्या वृद्धि में हम्म अंतर आया है, एक। हम्म दूसरा, हम्म लोग कहते हैं सब ये शिक्षा का विषय है, शिक्षित हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हम्म। केरल एक हाथ लग गया आपका। हम्म वो एक साक्षर 100% लिटरेसी वहां है, पूर्ण हम्म साक्षर है, ये जो केरल है। लेकिन हम्म वहां जो जनसंख्या का असंतुलन है, जो हम्म बच्चे पैदा करने की दर है, जो हम्म जनसंख्या का जो घनत्व है, वर्गीय हम्म असंतुलन है, वो और हम्म ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जो हम्म गैप विभिन्न वर्गों के बीच 1951 में था, वो हम्म 61 में थोड़ा और बढ़ा, हम्म 1971 के दशक में और बढ़ा, हम्म 81 और 91 के दशक में और बढ़ा, हम्म 91 2001 में और बढ़ा, और हम्म 2001 और 2011 में इतना बड़ा अंतर है कि 475%, जो हम्म। मात्र 23% का अंतर होता था, 475% ज्यादा वो अंतर है। तो अच्छा। जनसंख्या का असंतुलन का अर्थ है कि एक तरफ अनेक बच्चे पैदा करने का प्रचलन हो, हम्म एक तरफ धरातल पर दिखाई दे रहा है ये कि हम्म विभिन्न समाज एक बच्चे तक सीमित रहने लग पड़े हों। इसे हम्म आधुनिकतावाद हम कह सकते होंगे, लेकिन हम्म ये संतुलन जो एक एक बच्चे पैदा करने का और 8-8 बच्चे पैदा करने में, ये जी। असंतुलन बहुत सारे खतरों को जन्म देगा। और जो हम्म भारतीय संस्कृति है, हम्म। जी। आपकी आवाज बंद हो गई है, भविष्य शायद के आप लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। गाड़ी आपकी चल रही है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है अभी। हाँ जी नहीं, हाँ। जी रुके तो हैं। हाँ, तो जो आपने बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि कई खतरों को जन्म दे रहा है। जैसे जी आपने कहा कि इससे कई खतरों को जन्म हो रहा है देश में आने वाले दिनों में। वो खतरे कौन से हैं और चुनौतियां कौन सी हैं? जी जी देखिए, खतरे हैं। एक जी जी। ये कि जब 11 ईस्वी में हाँ सिंध के राजा दहिर, ब्राह्मण राजा दहिर के ऊपर आक्रमण हुआ, हाँ और मोहम्मद बिन कासिम जो मात्र 16-17 साल का एक लुटेरा था, वो भारत में आया, हाँ आक्रमण किया। हाँ। हम लोग एकजुट होकर लड़ नहीं सके, हम अलग हम्म अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में बटे रहे, दूसरे हम्म राजाओं ने उसका साथ नहीं दिया, और हम्म परिणाम अरबों का भारत में प्रवेश हुआ। उसके बाद खिलजी वंश, गुलाम वंश, हम्म तैमूर लंग, चंगेज खान, उसके हम्म बाद मुगल, हम्म बाबर, हम्म हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, होते होते बहादुर शाह जफर तक। हम्म अब ये बात जो सत्य है, उससे कहने से बचने की आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है कि जब धार्मिक आधार पर असंतुलन होता है, संख्या हम्म बढ़ती है, तो हम्म ये बहुत बड़ा खतरा होता है। और होता क्या है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, हम्म देखिए, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, हम्म वोटिंग होती है हम्म किसी भी विषय पर, चुनाव में। अगर हम्म ज्यादा लोग एक पक्ष में हैं, यानी कुछ लोग हम्म कहते हैं कि अगर एक वर्ग या किसी भी वर्ग की अगर संख्या अधिक बढ़ ही जाती है, तो क्या हम्म ही फर्क पड़ेगा? फर्क हम्म पड़ेगा। अगर हम्म चुनाव में अगर एक वर्ग अधिक हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, तो वहां हम्म का एमएलए, वहां का पार्षद, वहां का विधायक, वहां का पार्षद, या वहां हम्म का सभासद, या वहां हम्म का ग्राम प्रधान, या वहां हम्म का हम्म सांसद, हम्म अगर संख्या के आधार पर बना, और हम्म संख्या किसी भी वर्ग की, मैं किसी की भी कहता हूं, उनकी ज्यादा हुई और वो हम्म बना, तो हम्म भविष्य में अगर विधायक अधिक हुए, हम्म तो मुख्यमंत्री नेचुरली हम्म वो फिर उसे बनाएंगे जो उनके अपने पक्ष का होगा। हम्म सांसद अधिक हुए,
तो वो स्थिति बनेगी। भारत में कल प्रधानमंत्री भी अलग प्रकार का बनेगा। तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसे मैं जी। हिंदू, जब मैं हिंदू कहता हूं तो जैन, बौद्ध, सिख सहित ये सभी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, इसके मानने वालों की संख्या घटेगी। सरकारें बदलेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी। और यदि सरकार गड़बड़ होगी तो देखिए 1989 में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिस समय गृह मंत्री बना था, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर कश्मीर से कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई थी, कश्मीरी पंडित विहीन हो गई थी, या मैं कहूं हिंदू विहीन हो गई थी। ये परिस्थितियां फिर से बन सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है सरकारों के विषय में, जनप्रतिनिधियों के विषय में। फिर उसके बाद क्या होगा? जबरन धर्मांतरण जैसी स्थिति बनेगी, जबरन पलायन कराया जाएगा लोगों को, लव जिहाद की स्थिति बढ़ेगी, धर्म परिवर्तन कराने की स्थिति बनेगी। क्योंकि जब एक वर्ग ज्यादा होगा तो नेचुरली वो दूसरे वर्ग को, देखिए भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां सामने वाले संख्या में घटे हुए हों, कम हो, तो भी उनके साथ समावेश कर लेती है, सर्व समावेशी संस्कृति है। लेकिन जिन लोगों का लक्ष्य ऐसा हो कि यदि हम अधिक हैं तो सामने वाले को अपने मतानुसार हम मतांतरित कर लेंगे, तो फिर वो संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। हमारे लिए किसी से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हम किसी के विरोध में भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, इसके लिए हम पूरे देश भर को जुड़ रहे हैं। और उसके लिए हम चाहते हैं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए इन खतरों से बचने के लिए। एक बड़ा मुद्दा और है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, ये माना जाता है कि जो हमारे संसाधन हैं वो संसाधन लगातार कम हो रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की वजह से, और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार होती हैं वो उस हिसाब से तैयार नहीं हो पाती हैं। जब तक वो उसको क्रियान्वित करने का समय आता है तब तक वो और जनसंख्या और अलग हो जाती है उसका स्वरूप। इस बारे में भी अध्ययन किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए एक स्पष्ट बात आप समझ लीजिए, जनसंख्या अधिक होने के जो दुष्परिणाम है वो सामने भारत में दिखाई दे रहे हैं। विश्व में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, इस सबसे होने वाली मृत्यु के मामले में भारत, शिशु मृत्यु के मामले में, मृत्यु के मामले में भारत विश्व में अव्वल नंबर पर है। एक दूसरी बात, मात्र 2.4% भूभाग विश्व का हमारे पास, और 18% आबादी का भार हम ढो रहे हैं। यानी हमारी आबादी विश्व के अनुपात से लगभग 20 करोड़ होनी चाहिए थी। अब इसे एक सेकंड के लिए, यहां एक पल के लिए सोचिएगा कि अगर काश हमारी आबादी मात्र 20 करोड़ रही होती तो आज कितना सुख होता चारों ओर, हम कितने प्रसन्न होते, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता, हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या होती। ये विषय सोचने के हैं। देखिए रबर तो है नहीं जो खिंच जाए, कल जमीन पर घर भी बनाने होंगे इतनी बड़ी आबादी के लिए, स्कूल कॉलेज भी बनाने होंगे, फैक्ट्रियां बनानी होंगी, कारखाने बनाने होंगे, और सड़कें बनानी होंगी, मेट्रो, सड़क, फ्लाईओवर, ये सारी चीजें बनेंगी, जमीन पर बनेंगी। और जब जमीन इन चीजों में नष्ट होगी, खत्म होगी, उपयोग में आ जाएगी, तो खाद्यान्न कहां से होगा? ये दिक्कतें आएंगी। अब छोटी जगह में इतने अधिक लोग भर दिए जाएंगे अपनी अपने क्षमता से, लगभग 700 गुना, यानी 700%, 7 गुना, 700%। तो दिक्कतें आती हैं। निश्चित रूप से संसाधन के सापेक्ष हमारी आबादी बहुत 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 ज्यादा है, इसीलिए भी इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। हमारा केवल ये कहना है कि कोई भी ये असंतुलन की जो बात है, हमारा मात्र इतना कहना है कि धार्मिक आधार पर अगर कोई ये कहे कि साहब मेरे फला कानून में या मेरे धार्मिक आधार पर मुझे जनसंख्या पर मिली हुई है, या मेरे किताब में नहीं कहा गया, या मेरे में मजहब जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो ये तो किसी भी कानून, ये तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, ना रामायण में था, ना गीता में है, ना कहीं भी है कि आप जनसंख्या पे नियंत्रण के लिए कानून बनाए। ये तो देश काल वातावरण के अनुरूप ही फैसले लिए जाते हैं। इस समय चूंकि देश की आबादी अधिक है, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना ही चाहिए, और जो उस कानून को ना माने, कड़े दंडात्मक प्रावधानों वाला कानून बने। जो उस कानून को ना माने उनकी सभी सरकारी सरकारी और उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। ऐसे नहीं बनेगा बात कि भाई आप सड़क पे जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट नहीं कर रहे हैं, आप ठीक ठीक जा रहे हैं, तो इसलिए आपको जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा।
लेकिन जो लोग सड़क पर जा रहे हैं, जिगजैग गाड़ी चला रहे हैं, वाहन अनियंत्रित चला रहे हैं और वो एक्सीडेंट करते हुए जा रहे हैं, उनको आप पनिश ना करें, बात नहीं बनेगी। मात्र ठीक चलने वालों को खुश रहने से बात नहीं बनेगी। जो गलत गाड़ी चला रहे हैं उनको पनिश किया जाना आवश्यक है, दंड देना आवश्यक है। इसी प्रकार देश में अधिक संतान उत्पन्न करना, 8-8 बच्चे पैदा करना, ये देश के खिलाफ है, देश के खिलाफ साजिश है, ये राष्ट्रद्रोह है। धर्म, न केवल धर्म का विषय, मैं कहता हूं ये राष्ट्र के प्रति द्रोह है, ये देश के प्रति द्रोह है। तो इस पर मैं समझता हूं कि, और मैं नहीं समझता हूं, इस पर लगभग देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसा समझते हैं कि अब इस पर कानून बनना चाहिए और सभी के ऊपर यूनिफॉर्मली लागू होना चाहिए। आपने क्या इसका भी अध्ययन किया है कि आने वाले दिनों में अगर जनसंख्या की वृद्धि यही रही तो आने वाले दिनों में, चाहे अगले 2047 की जो बात कर रहे हैं हम संकल्प को लेके कि भाई विकसित भारत होगा, तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो क्या जनसंख्या होगी हमारे देश की दुनिया के हिसाब से? इस पे भी स्टडी आपने किए गया? जी बिल्कुल। देखिए, अगर 2047 या 2047 तो बहुत दूर की बात है, समय रहते यानी बहुत जल्दी ही अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो ये सारी योजनाएं रखी की रखी रह जाएंगी। हम 143 करोड़ को पार कर चुके हैं, चीन को पीछे छोड़ दिया, हम विश्व में नंबर 1 हो गए हैं। आने वाले समय में हम 160 करोड़ जाएंगे, 170 करोड़ जाएंगे, और यही गति चलती रही। और एक बात, जनसंख्या पर अध्ययन ठीक ढंग से नहीं हुए हैं। बहुत सारे सरकारी आंकड़े, सरकारी तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारे सर्वे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भारत की कुल प्रजनन दर TFR घट रही है और वो 2 के आसपास आ गई है। मैं इससे भी तथ्यात्मक रूप से सहमत नहीं हूं, और एक सेकंड में आप भी, ये हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी विषय रखा था, आज आपके सामने भी रखता हूं। भारत में 2000 में 100 करोड़वीं बच्ची ने जन्म लिया था सफदरजंग अस्पताल में, मनाया गया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पूरे दुनिया में पता है इस बात का कि भारत में 100 करोड़वीं बच्ची का जन्म मई 2000 में सफदरजंग अस्पताल में हुआ था। आज 2023 आते आते 143 करोड़ हम हो गए, यानी 43 करोड़ बढ़ गए। कब? जब प्रति वर्ष 90 लाख मृत्यु भी होती है। अब आप लगाइए भारत का TFR क्या है। जो TFR हम बताते हैं, जो प्रजनन दर बताते हैं, जो जन्म दर बताते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि दर बताते हैं, वो नहीं है। 2011 के बाद कोई जनगणना में नहीं हुई है, बल्कि 2011 नहीं, 11 की तो जनगणना का रिजल्ट आए थे। जनगणना तो 9 और 10 में हुई थी। 14 साल हो गए, गंगा जी में बहुत पानी बह गया है तब से। ये बात ध्यान रखने की है। चीजें, स्थितियां धरातल पर बहुत ज्यादा विपरीत हैं। गांव में जाते हैं, बहुत सारे गांव ऐसे मिलते हैं, दिन के समय गांव में रास्ता बताने वाले नहीं मिलते, है ही नहीं बच्चे वहां, गांव के गांव खाली पड़े हैं। लेकिन कुछ गांवों में जब हम जाते हैं तो गाड़ी से उतर उतर के बच्चे रास्ते से हटाने पड़ते हैं, इतनी बड़ी संख्या है। इन बातों पर बिना किसी लड़ाई झगड़े द्वेष के बहुत गहराई से, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा, नहीं किया गया। फाउंडेशन ने जो ज्ञापन दिया, क्योंकि समिति तो बन जाएगी, लेकिन फाउंडेशन का असली उद्देश्य जो है उसमें क्या क्या मुद्दे शामिल हैं जो आप कहना चाहते हैं कि समिति बने, लेकिन किस मुद्दे पे विचार करे ताकि समिति का भी उद्देश्य पूरा हो और आपने जो लक्ष्य संकल्प लिया 2013 में वो भी पूरा हो? जी देखिए, हमारा मात्र समिति बनाना उद्देश्य या कोई हाईलाइट करना उद्देश्य, हमें बहुत सारे लोग, क्या अधिकांश लोग देश में नहीं जानते ना, हमारा विषय है कि लोग हमें जाने। लेकिन हाँ, हम क्या कहते हैं, बात वो नहीं है। देश के लिए आवश्यकता क्या है वो महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण ये है, समिति बने जो इस बात का अध्ययन करे, हवा में ना चले। क्यों हम समिति चाहते हैं बनना? वो इसलिए कि जब हमारे ज्ञापन जाते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, तो रूटीन तौर पर वो ज्ञापन भेज दिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग जो जवाब देता है, लगभग 2600-2700 पत्र हमारे पास आए हैं पिछले 10-12 सालों में, 10-11 सालों में, क्योंकि शुरू के 2 साल तो उन्होंने कोई इस पर हमारा रिकॉग्निशन नहीं लिया था। तो पिछले 10-12 सालों से पत्र आते हैं वहां से। और वो पत्र क्या आता है, मैं आप उसे हंसेंगे ये बात सुन के, उस पर लिखा आता है, जनसंख्या पर आपने ये जो पत्र हमें भेजा है, ज्ञापन भेजा है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, और भारत जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिर नीचे लिखते हैं, हमने गर्भ निरोधक उपाय जैसे कि निरोध XYZ ये चीजें कर रहे हैं, और अब भारत जनसंख्या स्थिर हो रही है, और इसलिए अब इस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
तो इन बेवकूफियों से थोड़ा ऊपर उठकर अंडर सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग की भामा नारायण ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि भारत की जनसंख्या स्तरीकरण की ओर आ रही है और अब हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें। तो ऐसे जो कॉपी पेस्ट जो फैसले हैं वो ना हो। समिति इसलिए बने कि इस पर गंभीरता से विचार करें। हम लोग भी उस समिति में रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, रिप्रेजेंटेशन के लिए अवश्य जाएं। हम उनके सामने जो हमने बुकलेट तैयार की है, विभिन्न जनसंख्या के आंकड़े, जनसांख्यिकीय असंतुलन के आंकड़े, हम इनको उनके सामने रखेंगे और इसके लिए क्या क्या किया जाना आवश्यक है। लोग एक मैं क्या कहूं से एक अंडर करंट के जिस प्रकार का चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके, वो किस प्रकार का अंडर करंट है, लोग क्या समझते हैं, इसका उपाय क्या है, ये सारे विषयों को उनके सामने रखें, वो गंभीरता से इस पे विचार करें। क्योंकि देखिए, मैं एक बात है, इतने पूर्ण विषय पे निश्चित रूप से बहुत सारे विषय हैं उन पे काम कर रहे हैं, उनके अधिकारी काम कर रहे हैं। जनसंख्या विषय को कोई छूना नहीं चाहता, क्योंकि पहले भी सरकारें इस पर हाथ जला चुकी हैं, सरकारें जा चुकी हैं। तो ये विषय नहीं है और अधिकारी तो देखिए कहीं ना कहीं बचती है इन चीजों से। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जहां कि मतलब अधिकारी यहाँ नेतृत्व कह भी नहीं रहा हो और वो अपनी बात रखें, तो नहीं। तो वो समिति पूर्ण रूप से हर पहलू पे विचार करे, हम भी रिप्रेजेंट अपने और उस कमेटी निर्णय। अच्छा, ये जो इस समय चुनाव के दौर में थोड़े दिन पहले जातीय जनगणना की बात उठी, आपने देखा होगा। तो एक तो होगी जनगणना, एक होती है आर्थिक जनगणना, एक अब नया मुद्दा उठा जातीय जनगणना। तो आपका मतलब जातीय जनगणना से कोई उद्देश्य पूरा होगा या आर्थिक जनगणना, गरीबों को सारी सुविधा मिलनी चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है और संवेदनशील पॉइंट है इस समय। जी जी, देखिए, राजनीतिक कारणों से जो जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूं, लेकिन हाँ, एक बात अवश्य है, देश में धार्मिक जनगणना, जातीय जनगणना, गरीबों की संख्या की गणना, भारत में होती है उनकी गणना, किन की आवश्यकता ज्यादा है उनकी गणना, कौन सी चीजें अधिक आवश्यकता है उनकी गणना, कौन सा तेल भारत में ठीक है, कौन सा तेल भारत के लिए ठीक नहीं है, लोगों के लिए ठीक स्वास्थ्यवर्धक है, कौन सा नहीं है, उसकी गणना, ये सारी गणनाएं आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, गणनाओं को करते समय किसी भी समाज में कोई भी भेदभाव है, कोई भी दिक्कत है, उसको पार पाने के लिए, उसे पाटने के लिए आप जो भी गणना करते हैं, ईमानदारी से उसका रास्ता खोजिए, ये बात ठीक है। लेकिन जहां जानबूझकर समाजों में भेद पैदा करने की जाती है, वह ठीक नहीं है। रही बात धार्मिक आधार पर जनगणना की, में हर जो असंतुलन है, वहां भी हमारा उद्देश्य किसी को करवाना नहीं है, उद्देश्य है का असंतुलन ना बना रहे। ये अगर जी नहीं करो, जातीय जनगणना जिस प्रकार से बिहार में हुई, इस प्रकार से बहुत सारे प्रदेशों में कुछ संगठन बात कर रहे हैं। वो लोग सत्ता लंबे समय रहे हैं, उन्होंने जातीय जनगणना नहीं की, यानी उनके ऊपर इस बात का सवाल खड़ा होता है कि उनकी मंशा राजनीतिक है और वर्तमान जो लोग हैं उनको परेशान करने की है, ताकि वो ये किसी भी प्रकार से कोई ऐसा उल जलूल बात कहें और फिर किसी न किसी वर्ग को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। मान लिया जातीय जनगणना की बात है, एक वर्ग उनके खिलाफ होगा, एक पक्ष में जाएगा। लेकिन हमारा कहना यह है, अगर आवश्यक है, केंद्र की सरकार पूरे देश भर में यदि वो आवश्यक समझती है, उचित समझती है, सभी नागरिकों को एक समान प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है, सभी को समान अवसर देना चाहती है, तो बिल्कुल करें, हमें आपत्ति ही नहीं है, करें, अच्छा है। लेकिन ठीक मंशा से भी हो और उसका परिणाम कारक भी हो। केवल बेईमानी करने के लिए और अनावश्यक रूप से विघटन पैदा करने के लिए वो ना। जी, दूसरी बात अब ये है कि आपने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन बनाया और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज की जो यंग जनरेशन है उसको भी आपको एक सीख देने की जरूरत है। समाज में बदलाव के लिए जो भी समय चल रहा है, उसके लिए आप फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं कहूंगा जनसांख्यिकीय असंतुलन, जी जी, जिन समाजों में, भारत के जिन समाजों में, जिन वर्गों में
आज बहुत देरी से शादी करने का चलन चल पड़ा है। लोग 30, 32, 35 साल में हमारे युवा शादी कर रहे हैं। 5 साल कैरियर बनाने के नाम पे। ये बात बड़ी अटपटी लगेगी, लोग इन बातों से कहने से बचते हैं, लेकिन मैं स्पष्टता से आपके सामने रखना चाहूंगा। 30-32 साल में बच्चे शादी कर रहे हैं, युवा शादी कर रहे हैं। 5 वर्ष उनको कैरियर बनाना है, इसलिए उन्हें संतानोत्पत्ति नहीं करनी है। 35-36 साल में जोड़े डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, ये कड़वी हकीकत है। आप गाँव में देखिए जाके ये बात के कारण है, यानी लड़कियों की संख्या जहां कम हुई है, उन कारणों से गांव में बहुत बड़ी संख्या है जहां शादियां नहीं हो रही। अधिकांश जोड़े, युवा जोड़े एक बच्चे तक सीमित रहने लग पड़े हैं। एक तो एक वाला विषय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहां हम जनसंख्या पर घटाने की बात कर रहे हैं, तो हम घटाने की बात नहीं कर रहे, हम जनसंख्या को ठीक ढंग से मैनेज की बात कर रहे हैं, मैनेज करने की बात कर रहा है जनसंख्या फाउंडेशन। 2 बच्चे चाहिए, अवश्य चाहिए। भगवान की मार है तो अलग बात है, और बहुत ही कोई आकस्मिक परिस्थितियां हैं तो अलग बात है, वरना तो एक माँ एक बाप 2 लोग मिलकर 2 संतति उत्पन्न करेंगे तो ये प्राकृतिक रूप से बैलेंस रहेगा। इसलिए 2 संतान अवश्य उत्पन्न करें। जो एक बच्चे की ओर चल पड़ा समाज है, उससे हम कहेंगे कि 2 बच्चे पड़ जाएं, और 2 से अधिक जानबूझकर 4, 7, 8, 9, 10 तक हम जा रहे हैं, वहां नियंत्रण की आवश्यकता है, कानून बनाने की आवश्यकता है, और वो किसी भी हाल में 2 से ऊपर ना जाने पाए, और 3 से ऊपर तक कमबंदी की जाए, फोर्सफुल नसबंदी आवश्यक है। तो यानी अगर हम ये आप एक मैसेज की बात कर रहे हैं, तो जहां बच्चे नहीं पैदा करना, आजकल कुछ शादी ना करके लिव इन रिलेशनशिप में रहना, इससे समाज टूटेगा भविष्य। तो ठीक ढंग से आगे बढ़ना है, भारतीय संस्कृति को अग्रणी बना के रखना है। विश्वगुरु होने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम संतानोत्पत्ति नहीं करेंगे, तो ये आवश्यक संस्कार है। और एक माँ एक बाप 2 लोग हैं, वो 2 लोग संतति उत्पन्न करें, ये एक वाली नीति से हट जाए। एक, और दूसरा 8 बच्चे पैदा करने की भी किसी को छूट ना हो, वहां कम किए जाए। यानी 2 बच्चे की नीति बिल्कुल ठीक है, इससे सहमत हूं। आजकल कुछ एम्बुलेंस के ऊपर भी, परिवार नियोजन वालों के ऊपर भी, पहले एक माता पिता के साथ 2 बच्चे दिखाया करते थे, क्या दिखा रहे हैं, ये गलत है। सरकार को विचार करना पड़ेगा, ये बात भी हम समिति के सामने रखेंगे। आज आपने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कामकाज और जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है उच्च अधिकारी समिति को लेकर, उस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आपके सफर की जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी। और साथ के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो शादियां जो देरी से कर रहे हैं, एक तो वो भी एक बहुत गंभीर बात है कि देरी से शादी ना करें, और दूसरे एक परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो होने चाहिए। और जनसंख्या असंतुलन का जो आपने परिभाषा बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने समय दिया और इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात आपके जितने भी दर्शक हैं उनको कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे नोएडा खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे समसामयिक विषयों पर गंभीरता से आप उनको सुन सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, और नोएडा यूट्यूब नोएडा खबर भी, और आपके विचारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब।